नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब रूबरू होंगे भारत के वायसराय के पद से, ठीक ना। यानी भारत के वायसराय, कल आप सबने पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरल के विषय में। 1757 से लेकर 1858 ईस्वी तक में हम सब ने शानदार तरीके से अध्ययन किया था, ठीक। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आज हम सब 1858 भारत शासन अधिनियम के उपरांत और आजादी तक के इतिहास को देखेंगे। यानी 58 से लेकर 1947 ईस्वी तक 50 तक समझिए, ठीक ना। 50 तक के इतिहास को देखेंगे। तो आइए, कौन कौन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं और उनसे संबंधित कार्यकाल के विषय में देखते हैं। तो पहले थोड़ी सी बातें हम सब करेंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर वायसराय के पद का सृजन किया गया। वायसराय जो होता था, ये डायरेक्ट महारानी के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक। दूसरी बात है, अब समस्त कार्य जो थे भारत सचिव के नाम से किए जाने लगे और भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक समिति के द्वारा किया जाता था। भारत सचिव उसे बनाया जाता था जो भारत के संबंध में विशेष जानकारी रखता हो और कम से कम भारत में 8-9 साल रहने का जिसके पास अनुभव रहता था, उसे ही भारत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता था। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय मामलों के जो विशेषज्ञ होते थे, उन्हें ही भारत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता था। भारत सचिव के नाम से ही समस्त कार्य किए जाते थे। देशी राजे राजवाड़ों का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है, यानी साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, ठीक। अब यहां से हम सब इतिहास देखते हैं कि किस किस वायसराय के कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। उन्हीं कार्यों के विषय में हम सब आज अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम सब आइए शानदार तरीके से वायसराय के कार्यकाल को देखते हैं। देखिए, देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने संस्था के द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण कोर्स हैं, उन कोर्सों के विषय में देखेंगे। हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा हिंदी आपको पढ़ाया गया है और ये हिंदी जो है 999 रुपए में आपको उपलब्ध है। हिंदी की ये 6वीं श्रृंखला आपको मानी जाती है, यानी 6वीं बार हिंदी नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। साथ ही साथ यूपी टेट ये जबरदस्त तरीके से मात्र 999 रुपए में आपको कोर्स उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने अध्ययन को आगे जारी रख सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट की श्रृंखला है। सुपर टेट 1999 रुपए में, यानी 2000 रुपए में आपको सुपर टेट मिलेगा। सुपर टेट जब आप टेट को क्वालिफाई कर जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति जब आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप सुपर टेट का एग्जाम देते हैं और सुपर टेट में 14 विषय बच्चे होते हैं। कितने? 14 विषय सब्जेक्ट आपको होते हैं और इन 14 सब्जेक्ट में अगर आप जो है कि क्या कहते हैं उसको टेक्निकल नहीं है, तो आप एग्जाम को नहीं क्वालिफाई करेंगे। इसलिए जहां भी कोई जरूरी नहीं कि स्टडी 91 ही, आप कहां से भी, अपने से भी, स्वयं से भी, लेकिन पढ़िए। और ये सारी चीजें, ये आपको एक क्लू दी जाती है कि इन चीजों का अध्ययन जारी रखिए। आपके सामने आने वाले समय में इससे संबंधित महत्वपूर्ण एग्जाम हो सकते हैं। साथ ही साथ आरओ के हम अध्ययन करेंगे। मात्र 499 रुपए में आपको ये कोर्स उपलब्ध है। जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। 699 रुपए में आपको जो है एसएससी जीडी, ये उन लोगों के लिए जो युवा हैं और जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए शानदार अवसर है। स्टडी 91 आपको उपलब्ध कराता है। एक इसके अलावा वीडियो मॉक टेस्ट, यानी एक बार पुनः आपको जो है कि रीचांस जिसे बोलते हैं मिला है। आप मौके को भुनाइए और अपनी सफलता को अर्जित करिए। स्टडी 91 आपको जो है 249 रुपए में वीडियो का मॉक टेस्ट देता है और उसके साथ ही व्याख्यात्मक तरीके से आपको हल भी मिलेगा। नेक्स्ट,
अब यहीं से स्टार्ट होता है भारत के वायसराय, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग, मैंने बताया आपको कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। क्या था? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ठीक ना। प्रथम वायसराय था, वायसराय। ये बातें आप याद रखिए, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है ये, ठीक। अब देखिए 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ। इसी के समय कलकत्ता में आपको कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इसने ही आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हुआ और इसी के समय भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ, ठीक ना, जो कि ब्रिटिश क्राउन का आपको डायरेक्ट जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसी के समय में आपको भारत का भारतीय परिषद अधिनियम स्थापित हुआ। साथ ही साथ आपको जो है कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ, जैसे इसी भारतीय शासन परिषद के तहत पहली बार आपको जो है कि वायसराय को वीटो पावर मिला। वायसराय को वीटो पावर मिला। वीटो पावर आपको पहली बार यही मिला और लॉर्ड कैनिंग था। इसके अलावा आपको भारतीय दंड संहिता का निर्माण इसी के समय हुआ। भारतीय दंड संहिता, ठीक ना, दंड संहिता का निर्माण आपको जो है इसी के समय हुआ। ये बातें भी याद रखिए। तो ये महत्वपूर्ण कार्य इसके समय हुए। नेक्स्ट देखिए जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो कि 1864 से 1869 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके समय में भूटान युद्ध, बार बार मैं कहता हूं याद रखिएगा, 1865 ईस्वी में भूटान के साथ युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया और पहली बार भारतीय प्रदेश में भूटान को शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों स्थानों पर आपको उच्च न्यायालयों की स्थापना आपको इन्हीं के समय में हुई। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय आपको पहला उच्च न्यायालय है। इसके बाद आपको जो है कि मिलेगा बॉम्बे, मद्रास, ये सभी उच्च न्यायालय स्थापित हुए। जबकि चौथे उच्च न्यायालय आपको जो है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसके स्थापना आगरा में 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते अगली बातों को। लॉर्ड लिटन, ऐसा कहा जाता है कि सभी अभी तक जितने पीछे के वायसराय आए हैं उन वायसरायों में ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा व्यक्ति था। ठीक, और ये इसका कार्यकाल 1800 आपको जो है कि 76 से 1880 ईस्वी तक बताया जाता है। ये आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के समय आया, शस्त्र अधिनियम इसी के समय आया, दूसरा अफगान युद्ध इसी के समय हुआ और महारानी विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया को आपको केसर हिंद की उपाधि दी गई, भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के का जो हिंदी होता है बेटा, इसको क्षेत्रीय समाचार पत्र अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय समाचार पत्र अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत जो प्रादेशिक भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में आपको समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। खासकर इस समाचार पत्र के विषय में यह कहा जाता है अधिनियम के विषय में कि यह अधिनियम आपको जो है हिंदू पेट्रियट और कई ऐसे अखबार थे जो देसी भाषा में प्रकाशित होते थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया। इस एक्ट से बचने के लिए आपको एक समाचार पत्र था जिसका नाम अमृत बाजार पत्रिका था। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने संस्करण को परिवर्तित कर लिया, बांग्ला भाषा से अब अंग्रेजी में छापना प्रारंभ कर दिया। इसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे।
और मोतीलाल घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बातें हम सब करते हैं, ये महारानी विक्टोरिया। और एक लाइन और याद कर लो कि पहला दिल्ली दरबार इसी के समय आयोजित हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार आपको जो है इसी के समय आयोजित हुआ। महारानी विक्टोरिया को कब घोषित किया गया था? तो 1877 ईस्वी में इसने महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। इसके बाद हम सब चलिए बात करते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अब यहां पे निरसन की बात किया जाता है, या निरस्त करना करिए, निरस्त हुआ, निरसन मत करिए, निरस्त किया गया। ये आपको वायसराय लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है कि ये शरीर से तो अंग्रेज थे लेकिन आत्मा से भारतीय थे। इनके विषय में आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल और आपको श्रीमती एनी बेसेंट ने बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें कहा गया है इनके विषय में। यानी कह सकते हैं कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय थे, सर्वाधिक लोकप्रिय आपको वायसराय माने जाते हैं। इनका कार्यकाल कुल 4 वर्ष का रहा। 4 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया और जितने पेंडिंग काम थे, यानी अंग्रेज बड़े चतुर थे। मैं बताऊं, सच्चाई बात तो यही थी कि जैसे ही करते क्या थे ना कि एक क्रूएल आदमी को भेजते, अगली बार मलहम पट्टी लगाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजते जिसका हृदय बड़ा द्रवित आदमी हो, जिसको भारतीयों से बड़ा लेना देना हो और थोड़ा सा मामले को की दबा रहे। कुछ न कुछ, जैसे आग लगाओ फिर पानी थोड़ा सा डाल दो, फिर आग लगाओ फिर पानी डाल दो। तो अंग्रेज यही काम, आग लगाने और पानी डालने का काम, और अपना काम साध रहे थे, ठीक ना। अपने काम को साधने के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे और उन्हीं हदों का परिणाम आप सबको वायसराय या गवर्नर जनरल के रूप में देखने को मिलता है। अगले ने आग लगाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया और अगले ने निरस्त कर दिया। फिर देखिए अगला आपको क्या करता है कि यहीं पे शस्त्र अधिनियम को निरस्त कर देते हैं। फिर यही पहला कारखाना अधिनियम, यानी अब भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब बनकर आता है? 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट भारत में आता है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को काम करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर दी जाती है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही, नहीं तो भैया जौन मजदूरी की हाल थी ना, आज आप टाएं जो बोल रहे हैं, ये टाएं बोल नहीं पाते, याद रखिएगा, ठीक ना। जो तोता की तरह रुप्पू कटोरे कटोरे करते हैं, ये कटोरे उस समय बंद था। और शुक्र मनाइए कि आप उस समय पैदा नहीं लिए थे, वरना एको पल जीवित नहीं रहते। एकदम वैसे देखिए ना, नाली का कीड़ा को बाहर निकालिए मर जाए, तो ऐसी ही स्थिति होती है हम सबकी, ठीक। देखिए नेक्स्ट अगला, स्थानीय स्वशासन। क्या गजब की बात थी। स्थानीय स्वशासन ये भारत में पहली बार लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया जाता है, ऐसा हम सब पढ़ते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि लाइनें इस तरह से इतिहास में लिख दी गई है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य के समय था। और आपको जो है कि चोल साम्राज्य, चोल अभिलेखों में आपको इसका जिक्र मिलता है। और एक नाम था कोलोतुंग प्रथम के अभिलेख में इस बात की जानकारी आपको मिलती है, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए। लेकिन स्थानीय स्वशासन, इसकी शुरुआत भारत में मद्रास से होती है। और आप स्थानीय स्वशासन में पढ़ते भी हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं शिक्षा। ये आपको हंटर आयोग, ये शिक्षा से संबंधित प्रथम, आपको ऐसे कर लीजिए, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रथम आयोग। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रथम आयोग संबंधित, ये प्रथम आयोग था, याद रखिएगा, प्रथम आयोग। और हंटर आयोग, विलियम हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन एक बात आ जाती है बेटा,
इल्बर्ट बिल विवाद। अब पूछेंगे कि सर जी इल्बर्ट बिल विवाद था का, तो ऐसे समझिए काले और गोरों के बीच यह एक न्याय संबंधी विवाद था। हुआ ये कि इसके समय में इल्बर्ट महोदय ने एक बिल पारित किया। उस बिल में यह कहा गया कि भारतीय लोग जो करिया हैं, ठीक ना, हम लोग काले काले हैं, तो करिया लोग जो हैं गोरों लोगों के विरुद्ध भी निर्णय दे सकते हैं। अब गोरों लोगों को हजम नहीं हुआ ये बात, और ये बात भारत से उठकर कहां चली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह आपको एक तरफा फैसला देते हुए कहता है कि इल्बर्ट बिल विवाद को रद्द किया जाए। गोरे लोग सर्वोच्च हैं और भारतीय लोग बेवकूफ, गाली वाला लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बेवकूफ टाइप के जरूर हैं भारतीय। और भारतीयों के हाथों में ये कैसे किया जा सकता है कि गोरे लोगों का निर्णय करिया लोग करें, ठीक ना। तो अब यहीं पे बिल वापस हो जाता है और इस बिल पे बहस करने के लिए लॉर्ड रिपन लंदन जाते हैं। लंदन से फिर वो दोबारा वापस नहीं आते हैं, चूंकि उनकी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मानी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में वो वहीं त्याग पत्र लगा देते हैं और उनके स्थान पर लॉर्ड डफरिन, डफरिन से डफर याद रखिएगा, ठीक ना, डफर याद रखेंगे, एक चतुर आया, अगला डफर व्यक्ति आ रहा है। लॉर्ड डफरिन को भारत में वायसराय के रूप में भेजा जाता है। अब आता है, चूंकि भारत का माहौल खराब हो चुका है, इल्बर्ट बिल विवाद ने जो पढ़े लिखे भारतीय हो गए थे, दादा भाई नौरोजी, आपको गोपाल कृष्ण गोखले, आपको जो है के महादेव गोविंद रानाडे जैसे लोग जो थे, ये सब पढ़े लिखे, बाल गंगाधर तिलक ज्यादा तेज तरह का आदमी थे, याद करिएगा, क्योंकि उन्हें अर्नेस्ट जो है कि हैकल जो है वो उन्हें क्या कहता है, अर्नेस्ट उन्हें कहता है कि भारतीय अशांति का दूत कहकर संबोधित कर देता है। वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का दूत कह देता है। बताइए, वो भारतीय लोगों को जगाना चालू किया तो करे कि भारतीय अशांति का अग्रदूत है। क्या गजब का इतिहास लिखा भी गया और हम सब पढ़ते भी हैं, ठीक। ये यहां पे अगला देखते हैं, ये आपको लॉर्ड डफर, चूंकि भारतीय स्थिति बदल चुकी है। अब भारतीय जनमानस अंग्रेजों के विरुद्ध पढ़े लिखे जो शैक्षिक वर्ग था, एक वर्ग ऐसा आया जो अभी तक चटुकारिता करता था, लेकिन इसमें से भी कुछ पढ़े लिखे ऐसे वर्ग आए जिनका थोड़ा सा मिजाज गर्म टाइप का था। रुको ससुरा बताते हैं तुमको, ठीक ना। और वो बताने के चक्कर में अब इनका विरोध करना चालू कर दिए। तब अब आते हैं डफरिन। अब डफरिन का दिमाग थोड़ा सा कहता खुलता है मूर्ख आदमी का, और खुलता तो कहता है एक संस्था बनाओ, और वो संस्था क्या बनती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 84 में आता है और 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सब देख रहे होंगे, इसी के समय हो जाती है। इसी के समय तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें वर्मा का विलय भारत में कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय में 1887 ईस्वी में होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, याद रखिएगा, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से आपको इसे जाना जाता है। ये बातें भी आप सब याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, बंगाल टेनेसी एक्ट, पंजाब टेनेसी एक्ट, ये सभी एक्ट, टेनेसी का मतलब कृषि संबंधी अधिनियम आता है, कृषि सुधार अधिनियम, ठीक ना। इसे टेनेसी एक्ट से और कुछ मत समझ लीजिएगा। टेनेसी नदी भी है एक तो अमेरिका में बहती है, तो वो टेनेसी नहीं है। टेनेसी का मतलब है बंगाल कृषि सुधार अधिनियम, और पंजाब कृषि सुधार अधिनियम जो है ये आपको आता है इसी के समय में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन, बड़ा खतरनाक आदमी, ये लेंस लगा के पूरा काम करता था। लेंस नाम है और लैंसडाउन ये एकदम अपना लेंस वेंस लगाए रहता था, और कहता है भारत को तलवार के, एलिगन इसके बाद आता है, वो कहता है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर कायम रखा जाएगा। यानी अपनी पराकाष्ठा पर, निष्ठुरता की पराकाष्ठा कर सकते कि पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आपको द्वितीय यहां लिखना चाहिए, कारखाना अधिनियम नहीं, द्वितीय कारखाना अधिनियम आपको पारित हुआ। ये बात भाई हमारे टाइपिस्ट लोग बड़े महान हैं। ये द्वितीय कारखाना अधिनियम आपको पारित हुआ। ये 1881 ईस्वी में, 91 में ये द्वितीय कारखाना अधिनियम
आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का इसी समय आया और इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मतदान करने की बात आपको की गई। यानी अब भारत में जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य होंगे अब निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। मनोनीत में होता क्या था ना कि जो अंग्रेजों के चाटुकार थे ना, अंग्रेजवन उन्हीं को रख लेते थे, क्या बेटा कुछ तो हमारा काम करेगा तू, और उनका पढ़े लिखे थे, अंग्रेजियत आती थी, ठीक ना। अंग्रेजी वो एक कहावत है देसी भाषा में, पढ़े फारसी लंदन जाए क्या, तो है ना कुछ कहावत, तो वही कहावत चरितार्थ थी। यहां पर भी बोलेंगे नहीं, कहावत कहेंगे तो आप सब कहेंगे कि बहुत कहावत करते हैं गुरुजी। नेक्स्ट देखिए, ये डूरंड आयोग 1893 ईस्वी में डूरंड आयोग का गठन हुआ और यहीं पे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण है। ये क्या है, भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण, ठीक ना, सीमा का निर्धारण। अब तो ये पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन अफगानिस्तान से आज भी भारत की सीमा लगती है और सबसे कम 126 किलोमीटर के आसपास लगती है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन सबसे अलोकप्रिय वायसराय और बहुत एकदम खतरनाक आदमी था, ठीक ना, सबसे अलोकप्रिय वायसराय, ये याद रखिएगा, अलोकप्रिय वायसराय ये हुआ करता था, ठीक। देखिए इसी के समय में लेकिन काम खूब किया था बच्चा, ये पुलिस आयोग की नियुक्ति की थी और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इसी के समय रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। इसी के समय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसी के समय बंगाल का विभाजन हुआ। इसी के समय कॉलिन मानफ्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। इसी के समय एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। सीआईडी की स्थापना इसी के समय 1903 में हुई। पूसा कृषि आपको अनुसंधान संस्थान 1905 में इसी के समय स्थापित हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना इसी के समय हुई। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इसकी नीतियों को औरंगजेब से तुलना करते हैं, ठीक ना, कि जितना मध्यकालीन भारतीय इतिहास में औरंगजेब क्रूएल था उससे ज्यादा क्रूएल आपको लॉर्ड कर्जन साबित हुआ। ऐसे इसने माहौल क्रिएट किया, निर्माण किया ऐसे माहौल का। नेक्स्ट देखिए आपको जो है अपनी हिंदी, क्या बात है, ये अपनी हिंदी आप सब जरूर से पढ़िए, हमारी संस्था की ओर से लिखी गई है और शानदार तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें 5000 से बेटा ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, 5000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन बैंक है और चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा इसमें, ठीक ना, चैप्टर वाइज आप अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की शानदार आपको श्रृंखला मिलेगी, इसमें प्रैक्टिस सेट है, आपको किताब के साथ साथ प्रैक्टिस सेट है और पिछले साल आए हुए प्रश्नों को भी संकलित किया गया है। ये आपको पेट कम्बो में आप किताब के साथ ही प्रैक्टिस सेट यानी बुक प्लस प्रैक्टिस सेट, आप याद रखो, बुक प्लस प्रैक्टिस सेट ये दोनों आपको मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ बुक मिलेगी। आरओ की ये हिंदी है और हिंदी में 6 चैप्टर आपको आरओ में पूछा जाता है। लगभग प्रत्येक चैप्टर से यानी ईच चैप्टर से आपको 500 से अधिक क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट और डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, ठीक। ये लेखपाल की 4 श्रृंखलाएं आपके सामने हैं। पहला तो ग्रामीण है, दूसरा आपको जो है कि सामान्य अध्ययन है, तीसरा हिंदी है, चौथा मैथ्स है। तो आप लेखपाल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो ये श्रृंखला को ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड मिंटो, ये बड़ा कर्जन के जाने के बाद फिर लिपापोती करने के लिए अंग्रेज मिंटो को भेजते हैं और ये ससुरा अपना दिमाग लगाता है कि कहता है फूट डालो और शासन करो, यानी जब तक फूट डालेंगे नहीं तब तक शासन कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इसने फूट डालो और शासन करो की नीति को वैधानिक आधार दिया, यानी कह सकते हैं कि वैधानिक आधार पर फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने लागू किया, तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा, मिंटो द्वितीय याद रखिएगा, ठीक ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा लागू किया जाता है। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार आपको सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों के लिए निर्वाचन पद्धति दिया गया, ठीक ना, यानी अब जाति पात के आधार पर अंग्रेज फूट डाले
बड़ा अभी तक एक होके बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, आओ अब झंडे के नीचे, ठीक ना। इसी के समय स्वदेशी आंदोलन आपको हुआ, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मार्ले मिंटो सुधार आया, ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। कहां पे? ढाका में आपको 1906 ईस्वी में आपको स्थापना हुई थी। ठंड बढ़ गई है ना, इसीलिए थोड़ा सा एक चुस्की चाय भी ले लिया जाए तो उसका ज्यादा आनंद है। पढ़ते रहिए तब तक। नेक्स्ट देखिए, हार्डिंग द्वितीय, ये इसका कार्यकाल 1910 से 1916, यानी प्रथम विश्व युद्ध। ऐसे भी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको गवर्नर जनरल, वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल बार बार आता है मुंह पे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय, प्रारंभ के समय आपको वायसराय था, वायसराय था, ये याद रखिए। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, हिंदू महासभा की स्थापना हुई, और कुछ नहीं हुआ। और भी इतिहास के पन्नों में है कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, मारू प्रकरण। इसी के समय में आपको जो है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है, ये 1914 में है। और गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना ये आपको कब है? तो 1913 में है। इसी के समय में बीएचयू की स्थापना, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू की स्थापना जो है, बीएचयू की स्थापना इसी के समय होती है। ये भी आप 1916 ईस्वी में ये याद रखिएगा। ये तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 से 1921, लगभग 5 वर्षों के लिए ये आपको नियुक्त होकर आता है। इसी के समय लखनऊ संधि या लखनऊ सम्मेलन कह सकते हैं, ये कांग्रेस और लीग, कांग्रेस लीग मिलन, कांग्रेस लीग मिलन के रूप में, कांग्रेस लीग मिलन के रूप में जानते हैं। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होता है, और इसमें मुस्लिम गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग ये सबका मिलन होता है, इसीलिए इसे लखनऊ संधि के नाम से जानते हैं। इसी के समय गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में किया। 20 अगस्त 1900, इसका डेट लिख लेना, 20 अगस्त 1900 आपको जो है 17 ईस्वी में मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा, ठीक ना। ये मॉन्टेग्यू जो था, ये भारत क्या था? ये भारत सचिव था, भारत सचिव था, और इसके द्वारा आपको घोषणा किया जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा। इसी के समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। रॉलेट एक्ट आपको जो है कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना होती है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी आपको इसी के समय होती है। नेक्स्ट अगली बातों को देखते हैं। अगला आपको लॉर्ड रीडिंग के विषय में कहा जाता है कि ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। क्या था? एकमात्र यहूदी वायसराय के रूप में हम इसे जानते हैं। इसका कार्यकाल 1921 से 1925 था। इसी के समय में आपको चौरी चौरा नामक घटना याद होगा। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक घटना घटित होती है, और इसी घटना के उपरांत क्या होता है? तो आपको असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। 1923 ईस्वी में आपको स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कब? देखिए 22 लिख दिए, 23 होगा, ठीक ना। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना आपको जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास की अध्यक्षता में इलाहाबाद के स्वराज भवन में इसकी स्थापना की जाती है। इसी के समय राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन कांड होता है, जिसको अब नाम बदलकर योगी बाबा क्या कर दिए हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक ना। ये एक्शन लिए थे सब, ये बाबा का है एक्शन।
याद रखिए। और इसे काकोरी डकैती ऐसे लिखा गया है इतिहास के पन्नों में, ठीक। लेकिन अब ट्रेन एक्शन है, ठीक ना, चूंकि भारतीय लोगों के द्वारा लिया गया है ना, तो ये ट्रेन एक्शन तो होगा ही। नेक्स्ट देखिए, प्रथम और एकमात्र यहूदी वायसराय आप सबने देखा। आइए अगला, लॉर्ड इरविन। इसी के कहने पर साइमन कमीशन में भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था, ठीक ना। साइमन कमीशन 1927 में आया। हरगोट बटलर की अध्यक्षता में पहला भारतीय राज्य आयोग गठित किया गया, ठीक ना। यहीं पे केंद्र और राज्य के बीच गठित पहला समिति भी हरगोट कमीशन को, बटलर कमीशन को माना जाता है। इसी के समय 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार होता है। ये मोतीलाल नेहरू, ये सब याद कर लीजिए, मोतीलाल नेहरू। एक तरह से आप सब जान लीजिए, वायसराय का पढ़ने का मतलब है कि संपूर्ण भारत के आधुनिक इतिहास को एक रिमाइंडर के रूप में अपने मन मस्तिष्क में डेट के साथ फिक्स कीजिए। बाकी वायसराय को कुछ मत याद करिए, सिर्फ एक शुरू से घटनाओं को याद करिए, और घटनाएं आपके मन मस्तिष्क में बनी हैं तो आपकी परीक्षाएं बहुत सरल हो जाती हैं। चूंकि आधुनिक इतिहास में घटना को याद रखना ही बड़ा कठिन माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसने दीपावली घोषणा की। इसी के समय आपको हरविलास सारदा के नेतृत्व में, हरविलास सारदा के नेतृत्व में आपको सारदा अधिनियम पारित होता है। यह अधिनियम के तहत आपको निश्चय किया गया था कि 18 वर्ष लड़कों की आयु विवाह की होनी चाहिए और 14 वर्ष कन्याओं का विवाह की आयु होनी चाहिए। अब तो 18 और 21 हो गया है, आने वाले समय में और बढ़ सकता है, ठीक ना। कुंवारा रहना ज्यादा अच्छा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की संकल्पना आपको इसी समय पारित हुआ। ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। गांधी का दांडी मार्च, पहला गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच आपको गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। ये दिल्ली समझौता के नाम से भी आपको जाना जाता है ये बातें। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। यूजीसी नेट, आप पेपर 1 शानदार तरीके से ये वही लोग दे सकते हैं जो आपको पीजी 55% मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी जिसका 55% से मार्क्स कम है वो आपको यूजीसी नेट का पेपर नहीं दे सकते हैं। या जो फर्स्ट ईयर में 55% से अधिक मार्क्स पा चुके हैं वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके मन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा हो वो व्यक्ति भी आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन नहीं, लॉर्ड वेलिंगटन है। चलिए, लॉर्ड वेलिंगटन ये 1931 से 1936 ईस्वी तक ये रहते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे सांप्रदायिकता का पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, आपको 1932 ईस्वी में, अगस्त 1932 ईस्वी में इन्हीं के समय हुआ। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको जो है लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ। गांधी और आपको पूना पैक्ट, जिसे गांधी अंबेडकर के बीच, ये किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर, गांधी एवं अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच आपको पूना समझौता हुआ, ठीक ना। ये याद रखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 और गांधी जी ने इन्हीं के समय दूसरी बार असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। नेक्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, सबसे लंबे समय तक, एक लाइन याद रखिए, सबसे लंबे समय तक वायसराय के पद पर काम किया। सबसे लंबे समय तक वायसराय के पद पर कार्य किया। लगभग ये 9 वर्ष तक रहा, 9 वर्ष, ठीक ना। आप जोड़ेंगे तो 8 वर्ष से अधिक है, 9 वर्षों तक ये आपको भारत में रहता है। इसी के समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है।
इसी के समय त्रिपुरी संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, मुस्लिम लीग और लाहौर संकल्पना आपको इसी के समय में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक ना, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह ये आपको शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत बेटा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अगस्त प्रस्ताव इसी के समय आता है। इसी के समय भारतीय सेना का गठन किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीजें घटनाएं जो हैं लॉर्ड लिनलिथगो के समय में घटित होती हैं। अंतरिम सरकार नहीं लिखा है, यहीं पे लिख लो अंतरिम सरकार का अंतरिम, ठीक ना, अंतरिम सरकार का गठन, प्रांतीय चुनाव ऐसे लिखो 1937 प्रांतीय चुनाव, अंतरिम सरकार तो इसमें नहीं होगा, ये आपको प्रांतीय चुनाव 1937 का प्रांतीय चुनाव आपको इसी समय होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक लॉर्ड वेवेल भारत में आपको वायसराय के रूप में काम करते हैं। इसके पहले लॉर्ड वेवेल भारत के सेनापति के रूप में रहते हैं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेवेल जो थे भारत के मुख्य सेनापति के रूप में काम किए थे और भारत के विषय में इनको जानकारी अच्छी खासी थी। सी राजगोपालाचारी यानी सी आर फार्मूला जो है 1944 ईस्वी में इन्हीं के समय आया। लॉर्ड वेवेल योजना और शिमला समझौता 1945, 42 नहीं बेटा, 1945 ईस्वी में इन्हीं के समय आया। कैबिनेट मिशन इन्हीं के समय आया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्हीं के समय मनाया गया और क्लीमेंट एटली द्वारा आपको भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा अभी आगे एटली द्वारा इन्हीं के समय में की जाती है। नेक्स्ट, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्होंने 3 जून प्लान या 3 जून प्लान इन्होंने दिया। रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट्स गठित होते हैं। 14 तारीख को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 तारीख को भारत मनाता है और ये भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट देखिए, हिंदी बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ये मात्र 999 रुपए में हिंदी के बादशाह कह सकते हैं, ठीक ना, हिंदी के बादशाह के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप जरूर से पढ़िए और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करिए, कुछ सीखिए उखिए, नहीं सीखेंगे तो पछताएंगे बाद में। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये 1948 से 1950 तक भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया। 1950 में स्थायी रूप से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह भारत एक नए डोमिनियन स्टेट की जगह में एक स्वतंत्र भारत के रूप में अभी उदय होता है, ठीक ना। तो आप कई बार बच्चे पूछते हैं, जब सिविल विल पढ़ेंगे ना तो इसमें होता है कि भैया 47 से लेकर 50 तक भारत क्या था, तो 47 से लेकर आपको 50 तक भारत एक अधिराज्य के रूप में काम किया था, डोमिनियन स्टेट्स के रूप में काम किया गया था। नेक्स्ट आइए प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला देखते हैं। कल कहे थे कि आप लोगों से अब सोच रहे हैं कि हम ऑप्शन न दे, क्या कि ऑप्शन मिलने पे आप लोग बड़ी चिरकुटैया बड़ा कमाल का काम करते हैं, एकदम तुक्का मार जबरदस्त, और उसके तो आप सब उस्ताद हैं भी, ठीक ना। तो चलिए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? कोई बताएगा आप में से? देख ही लूं, बता ही दीजिए। नहीं बताएंगे? चलिए बता देता हूं मैं ही, लॉर्ड डफरिन बता दें क्या? हाँ क्या बताएं, बताइए। हाँ लॉर्ड लिटन? नहीं बेटा, लॉर्ड रिपन होगा, ठीक ना। लॉर्ड रिपन जो है इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किस वायसराय के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? अब
बेटा जब रॉलेट एक्ट जानेंगे कि कब पारित हुआ तब ना। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। अब 1919 में गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तब आपको मैंने बताया कि जेम्स फोर्ड जो था, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल आपको याद रखना होगा कि 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक जितना घटना घटेगा वो सब किसके में होगा? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में। नेक्स्ट देखिए, किसने महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया? ये भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ठीक ना, लेकिन आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्या देंगे? कोई भी, चूंकि आधे लोगों का दिमाग तो एकदम पंचर हो गया होगा और पंचर में सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो बताए कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी हो गई हैं। तो जरा सा देखें आप सबके ज्ञान को और आप सब देखें कि कितना बता पाते हैं। थोड़ा बहुत बताएंगे? चलिए बताइए, तो इस बात को बताइए कि कौन है, ठीक ना। चलिए बताइए, दिमाग ढीला हो जाएगा बेटा। अरे पगला, यहीं पे मैंने बताया ना कि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो ये कौन दिया था? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? ये याद आया? लॉर्ड लिटन। यार लॉर्ड लिटन, तू लोगन तो हमार भेजवाई खराब कर देगा, ठीक ना। लॉर्ड लिटन आपको जो है ये इसी ने भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके काल में स्थापित हुआ? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय पुरातत्व, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर, ये याद रखिएगा, जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो वो लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो जो है, इन्हीं की हत्या कर दी गई। ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो को और महत्वपूर्ण बातों में ये महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र थे। महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र, सेकेंड पुत्र थे। इन्होंने ही अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज और राजकोट में इन्होंने आपको जो है भारतीय राजकुमारों को पढ़ने के लिए ये स्थापित की थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तब बताइएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, ये इसके समय में आपको जो है पारित हुआ। ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में, और ये किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम आपको आया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आपको किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो, ठीक ना, लॉर्ड मिंटो, मेयो नहीं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, ठीक ना। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, यहीं पे आपको स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स, ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे शानदार तरीके से आप सबको पढ़ाया है। आप सभी से पढ़ सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से भी आप इसे जानते हैं, आप इसे कह सकते हैं। और इस समझौता को आपको सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं के मिलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। कौन? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो था यही भारत का वायसराय हुआ करता था। कैबिनेट मिशन किस वायसराय के कार्यकाल में आया? तो कैबिनेट मिशन आया कब? 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 में आपको कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन आया तो इस समय कार्यकाल देखेंगे तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल माना जाता है। लॉर्ड वेवेल जो है 1944 से 46 के बीच में भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने काम किया था। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? चौरी चौरा की कांड की डेट याद होगा तो आप 5 फरवरी 1922 ईस्वी यदि याद होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लॉर्ड रेडिंग हुआ करते थे। लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में आपको हुआ। डूरन आयोग की स्थापना कब हुई? डूरन आयोग यदि याद होगा तो 1894 ईस्वी में डूरन, 93 कहीं कहीं 94 मिलता है, 93-94 में डूरन आयोग आपको स्थापित मिलेगा। और डूरन आयोग किसकी? तो लॉर्ड लैंसडाउन की अध्यक्षता में आपको ये उन्हीं के समय स्थापित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई? तो लॉर्ड डफर से डफरिन याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में याद हुई ना, स्थापित हुआ था। ये याद हो गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है, ठीक ना। तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप यहां पे भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय ऐसे पूछे, अंग्रेज या वायसराय भी पूछ ले तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन यही भारत के अंतिम वायसराय के रूप में थे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी यही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यही आपको हुआ करते थे। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो मैंने बताया था कि बीजी तिलक कुछ जगहों पे आपको गोपाल कृष्ण गोखले कुछ जगहों पे बीजी तिलक दिया है, ठीक ना। बीजी तिलक याद मत करिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रेडिंग। तो इस तरह से आप सबने देखा कि 20 प्रश्नों के शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला से आप सब रूबरू हुए। तो आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आगे भी आप सब अपनी तैयारी निरंतर इसी दिशा में जारी रखेंगे, ठीक ना। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।